इन साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। दीपा दीदी का बुक है, अड्डा 24/7 पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा बुक है। आइए शुरू करते हैं इसका 18 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसके पहले वाले सभी प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे, आपको देखना चाहिए, आपकी तैयारी मजबूत होगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने किया? गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना आप बताइए किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जिन तान में लिखा गया है, पूछा जा रहा है सवाल, जिन तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? जिन तान में क्रमानुसार स्वर नहीं मिलेंगे उसको आप कूटतान कहते हैं। ठीक है जी, कूटतान कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। चतुः सारनापति के कितने सोपान हैं? चतुः सारनापति के कितने सोपान है? तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर चतुः मतलब 4। ठीक है जी, 4 सोपान है इसके। वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति का अंतराल कितना होता है? आपको बताना है। वादी तथा संवादी स्वर के मध्य श्रुति अंतराल कितना होता है? तो 9 से 13। ठीक है जी, 9 और 13। ठीक है जी। वादी स्वर को आप राग रूपी राज्य का राजा बोलते हैं और संवादी को राग रूपी राज का मंत्री बोलते हैं। ठीक है जी, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। गज झंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? गज झंपा ताल में कितने विभाग? तो 4 विभाग। ठीक है जी, 10 मात्राएं, 4 विभाग। अगला सवाल देखिए। राग भूपाली का वादी स्वर और संवादी स्वर आपको बताना है। तो आप बता दें हम कि भूपाली जो होता है, राग भूपाली, यह कल्याण थाट से उत्पन्न है। किससे जी? कल्याण थाट। कल्याण थाट से उत्पन्न है। तो कल्याण थाट में आप जानते हैं मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो भूपाली का जो है गंधार वादी होता है और संवादी इसका धैवत होता है। तो वादी ग और संवादी ध। तो आंसर सी कर दीजिए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि रजा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? तो रजा खानी गत हो या फिरोज खानी गत हो, तो सभी जो है द्रुत लय में, मतलब 3 ताल में बजाई जाती है। और मस्जिद खानी जो है विलंबित लय में। ठीक है जी। अगला सवाल। सारणा प्रक्रिया में भरत ने कितने बीड़ाओं का प्रयोग किया था? भरत जी ने भरत मुनि जी का ग्रंथ का नाम आप कमेंट करके बताइए। और कितने बीड़ाओं का प्रयोग किए थे सारणा प्रक्रिया में? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बीड़ाओं का। ठीक है जी, 2 बीड़ा। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है? किस राग को हिजाज भैरव भी कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? नट भैरव को हिजाज भैरव भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। राग मालकोस का वादी और संवादी स्वर बताइए। राग मालकोस का वादी संवादी आपको बताना है। तो देखिए, मालकोस जो है भैरवी थाट से उत्पन्न है और भैरवी में आप जानते हैं सभी विकृत स्वर लगते हैं। ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये सभी कोमल लगते हैं। और इसका जो है, इसमें ऋषभ और पंचम को वर्जित किया जाता है मालकोस राग में। और इसका वादी स्वर होता है मध्यम और संवादी षडज होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उल्लेखित थाटों में से एक नहीं है? उल्लेखित थाटों में से कौन नहीं है, मतलब 10 थाट है उत्तर भारतीय संगीत में, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कल्याण थाट है, मध्यम तीव्र लगता है। भैरव राग जो है ऋषभ और धैवत, इसमें कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो कल्याण और भैरव थाट है, लेकिन मल्हार जो है ये थाट नहीं है। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो सी करिए आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। राग भूपाली का गायन समय बताइए। तो राग भूपाली आप जानते हैं, राग भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न है और गंधारवादी संवादी धैवत होता है और इसको रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। और राग भूपाली जो है उसमें मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है। तो राग भूपाली का जाति आपसे पूछे तो आडो आडो करिए। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है। सारे म प ध नि ध प ध म प ग रे सा। आप देखिए, इसको राग को पहचानना है, जो स्वर समूह दिया गया है तो कौन से राग का है? तो आप देखिए इसमें गंधार और धैवत, ये 2 कोमल स्वर लग रहे हैं, बाकी शुद्ध स्वर लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो असावरी देखिए, असावरी असावरी थाट जो है असावरी थाट से असावरी राग उत्पन्न है और इसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी। तो इसमें देखिए, निषाद भी कोमल है, धैवत भी कोमल है, गंधार भी कोमल है, तीनों आपको कोमल दिख रहे हैं स्वर। तो तीनों स्वर जो है कोमल असावरी थाट में है और असावरी राग में। ठीक है, तो आंसर बी कर दीजिए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए।
तो यहीं आप भीमपलासी देखिए काफ़ी थाट से उत्पन्न है, और भैरव तो भैरव थाट से ही है। राग बिहाग किस थाट से उत्पन्न है? राग बिहाग जो है गंधारवादी होता है और संवादी निषाद होता है, और यह बिलावल थाट से उत्पन्न है। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है जी। काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, और कल्याण में मध्यम तीव्र, बाकी शुद्ध लगते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। राग केदार का संवादी स्वर बताइए। केदार का संवादी स्वर बताइए। तो संवादी स्वर आप देखिए कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। केदार केदार कलमाशा कल्याण थाट से उत्पन्न है, इसमें मध्यम तीव्र लगता है। और देखिए वादी पूछेगा तो मध्यम हो जाएगा, और संवादी पूछेगा तो षडज, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 16 नंबर है। धमार गीत के मुख्य रूप से, धमार गीत में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो होली का। धमार होली, ब्रज भाषा में होली, राधा और कृष्ण जी का होली का वर्णन होता है धमार गीत में, ठीक है। अगला सवाल देखिए। राग भूपाली के वादी संवादी बताइए। तो राग भूपाली का वादी संवादी हम बताए थे गंधार और धैवत, ठीक है जी, गंधार धैवत। और कल्याण थाट से उत्पन्न है, आप जानते हैं, और मध्यम निषाद इसमें वर्जित होता है। लेकिन निम्न में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लेखित बाणी नहीं है। ध्रुपद के 4 बाणी होते हैं, आप जानते हैं, तो इसमें कौन सा बाणी नहीं है? तो देखिए गोबरहार बाणी, खंडार बाणी, डागुर बाणी और निहार बाणी नहीं होता है, ठीक है जी। तो निहार कोई बाणी नहीं है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। कौन सा घराना ठुमरी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ और बनारस घराने की ठुमरी प्रसिद्ध है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। और लखनऊ और बनारस घराने की जो ठुमरी है उसको पूर्वी ठुमरी भी कहा जाता है, ठीक है जी। पूरब अंग की ठुमरी कहते हैं। देखिए भजन इन चारों में से किस एक ताल में नहीं गाया जाता है? भजन, भजन देखिए तो कहरवा में भी गाते हैं, आप रूपक में भी गाते हैं, लेकिन झूमरा में नहीं गाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अर्धदर्शक स्वर किसको कहते हैं? अर्धदर्शक स्वर जो है आप मध्यम को कहते हैं, ठीक है। मध्यम देखिए यहाँ पे आप सा रे ग म प ध और नी, देखिए 3 इधर से 3 इधर से मध्य में पड़ रहा है, इसलिए मध्य अर्धदर्शक मतलब आधा आधा में पड़ता है, तो इसलिए इसको अर्धदर्शक कहा जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 22 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चाटी और गोटे तबला होता है, देखिए चाटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो पूड़ी। आप यहाँ पे तबला देख लीजिए, तबला यहाँ पे देखिए, ये आपका चाटी हो गया, चाटी हो गया, ठीक है जी। और इसी को जो है पूड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है तानसेन का मूल नाम बताइए। तो तानसेन का मूल नाम आपको बताना है, तो तन्ना मिश्र, ठीक है जी, तन्ना मिश्र इनका मूल नाम था। और इनके गुरु का नाम बताइए आप कमेंट करके। निम्न में से कौन सा स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से एक नहीं है? तो स्वामी हरिदास के परम शिष्य में बैजू बाबरा थे, गोपाल लाल थे, और तानसेन जी थे, लेकिन दिवाकर पंडित इसमें नहीं थे, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर सी करिए। देखिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 5 मई 1901 को, 5 मई 1901 को किया गया था। आपको बताना है कहाँ पे किया गया था, लाहौर या मुंबई, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किन के शिष्य थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे, ठीक है जी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है इसमें कि खाली स्थान ने पहली बार बीड़ा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 12 स्वर स्थापित किए। किस महान संगीतज्ञ ने बीड़ा के तारों को लंबाई के भागों में बांटा और उस पर 12 स्वर स्थापित किए? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित अहोबल, ठीक है जी, पंडित अहोबल। और कमेंट करके बताइए पंडित अहोबल जी के ग्रंथ का नाम क्या है? वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है, वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है तो उसको कहते हैं न्यास का स्वर, ठीक है जी, न्यास का स्वर। देखिए कौन से 2 स्वर अंश स्वर वादी स्वर को कहते हैं? अब देखिए और जिस स्वर से गीत शुरू करते हैं उस स्वर को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। कौन से 2 स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? अचल स्वर षडज और पंचम को कहते हैं, षडज और पंचम, आंसर बी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। चौगुन लय में ताल झप ताल कुल कितनी बार, लिख रहा है चौगुन ताल में ताल झप ताल कुल कितनी बार बजाई जाएगी? तो चौगुन कह रहा है तो 4 बार, ठीक है जी, 4 बार बजाई जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने खाली स्थान में कश्मीर के इतिहास में संगीत नृत्य नाटक को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किया है।
तो कौन सा ग्रंथ है इसमें? तो रजत तरंगड़ी, ठीक है जी। कल्हड़ जी द्वारा लिखा गया कश्मीर का इतिहास है इसमें, और कश्मीर के इतिहास के साथ साथ उस समय संगीत की क्या स्थिति थी इस बारे में भी लिखा गया, ठीक है। तानसेन के शिष्य थे। तानसेन तानसेन किन के शिष्य थे? खाली स्थान किन के शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास, ठीक है जी, स्वामी हरिदास। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सामगान अपने विविध रूपों के साथ, लिख रहा है कि सामगान अपने विविध रूपों के साथ खाली स्थान का ताना बाना बुनता है। तो किस संगीत का? तो वैदिक संगीत का, ठीक है जी, वैदिक संगीत का। सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। और गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। देखिए 34 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि इन चारों में कौन सा तालों में अंग का एक प्रकार नहीं है? तालों के अंग का प्रकार इसमें कौन नहीं है? तो देखिए आपका अति द्रुत, ये अंग नहीं है, ठीक है जी, अंग नहीं है, आपका सी हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। और कितने विभाग होते हैं? झप ताल में 10 मात्राएं, खंड कितने? तो 4 खंड होते हैं। और इसका 2 3 मतलब एक विभाग में 2 मात्रा, दूसरी में 3 मात्रा, तीसरी में 2 मात्रा और चौथी में 3 मात्रा होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है जी। 10 मात्राएं, 4 विभाग और 2 3 मतलब विषम पदी ताल होता है झप ताल। अगला सवाल देखिए। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या बताइए। तो विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या 64 हो जाएगी, ठीक है जी, 64, ठीक है। अगला सवाल देखिए। सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक थे? सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक थे? तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा संगीत रत्नाकर, ठीक है जी, संगीत रत्नाकर। राग विभूत, संगीत विभूत किसने लिखा? क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखा आपको बताना है। गायन की वह विद्या जिसमें एक ताल का प्रयोग होता है। तो एक ताल का प्रयोग जिस गायन शैली में होता है उसका क्या है जी? ख्याल, ठीक है जी, ख्याल। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अचल स्वर है? अचल स्वर आपको देखना है। तो अचल स्वर आपको ऋषभ नहीं होगा क्योंकि इसका कोमल फॉर्म भी होता है और गंधार का भी कोमल होता है, लेकिन पंचम का नहीं होता, तो पंचम अचल स्वर है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। वह गति जिस पर गीत गाया जाता है क्या कहलाता है? वह गति जिस पर गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो लय, ठीक है जी, क्या कहते हैं? लय। अगला सवाल। गमक का प्रकार जिसमें स्वर कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आंदोलित गमक कहते हैं, ठीक है जी, आंदोलित गमक। अगला सवाल देख लीजिए। ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग बताइए। तो ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग, तो इसमें क्या होता है? अस्थाई, उसके बाद अंतरा, उसके बाद संचारी, उसके बाद आभोग, ठीक है जी। तो तीसरा पूछ रहा है ना, तो तीसरा हो गया संचारी, संचारी आंसर सी हो गया, ठीक है जी। चौथा पूछता तो आभोग, दूसरा पूछता अंतरा, पहला अस्थाई। अगला सवाल। राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न है? तो राग भूपाली आप जानते हैं कल्याण थाट से उत्पन्न। इसमें मध्यम तीव्र लगता है बाकी शुद्ध। खमाज थाट में निषाद कोमल लगता है बाकी शुद्ध। और बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, आप जानते हैं सभी क्या लगेंगे? शुद्ध स्वर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है। राग असावरी किस थाट से उत्पन्न है? तो राग असावरी जो है एक आश्रय राग है, असावरी थाट से उत्पन्न है राग असावरी। और इसमें गंधार और धैवत और निषाद कोमल लगता है, आप जानते हैं। तो असावरी थाट से उत्पन्न हो गया। भैरव में आप रे और ध कोमल लगता है। जौनपुरी असावरी थाट से उत्पन्न होता है, ठीक है जी। अब देखिए 45 नंबर का लिख रहा है। खाली स्थान कोमल रे और ध, कोमल रे और ध सुर तीव्र गंधार निषाद धैवत वादी सुर कहो तासु रिखभ संवादी राग चंद्रिका सार के अनुसार इस राग को आप पहचानिए। तो देखिए क्या कह रहा है कोमल रे और ध भैरव में लगता है, ठीक है जी। भूपाली में कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, मध्यम तीव्र लगता है। भैरवी में रे ग ध नि सभी कोमल लगते हैं। तो सही रे ध कोमल स्वर सिर्फ किस में लगता है? तो आपको भैरव में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। तीव्र गंधार का मतलब होता है शुद्ध गंधार, ठीक है जी। और निषाद भी शुद्ध जिसमें लगता है। तो भैरवी तो होगा ही नहीं क्योंकि दैवत और निषाद इसमें कोमल लग जाते हैं। और कल्याण थाट में भी ये नहीं होगा, तो सिर्फ भैरव होगा। अगला सवाल देखिए। राग केदार की जाति बताइए। राग केदार की जाति आपको बताना है। तो राग केदार हम आपसे बताएं तो राग केदार की जाति कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, यह कल्याण थाट से उत्पन्न है
और मध्यम तीव्र लगता है। इसमें देखिए आरोह में रे और ग, ऋषभ और गंधार को छोड़ दिया जाता है और अवरोह में गंधार को छोड़ दिया जाता है, इसलिए आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तो आडो साडो इसकी जाति हो जाएगी, आडो साडो इसकी जाति हो गई। और राग केदार में वादी स्वर मध्यम होता है और संवादी स्वर षडज होता है, ठीक है जी। और जाति आडो साडो है, आप जान गए, कल्याण थाट से उत्पन्न है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है कि राग मियाँ मल्हार का थाट बताइए। तो मियाँ का सांप, देखिए मियाँ मल्हार ये काफी थाट से उत्पन्न है। तो काफी में आपको गंधार और निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। खमाज में निषाद कोमल, भैरवी में रे ग ध नी सभी कोमल लगते हैं। देखिए नी सा म ग प ग म ग रे सा राग पहचानिए आपको। तो आप देखिए यहाँ पे निषाद कोमल लग रहा है, यहाँ पे गंधार कोमल लग रहा है। तो कौन सा है इसमें जी, आपको बताना है। तो भीमपलासी जो है ये काफी थाट से उत्पन्न है। तो काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, ग और नी कोमल लगता है। तो इसमें ग और नी कोमल लग रहा है, देखिए ग और नी कोमल लग रहा है, तो इसलिए भीमपलासी हो जाएगा, ठीक है जी, भीमपलासी। बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है, यमन जो है कल्याण थाट से उत्पन्न है। तो इसमें तो मध्यम तीव्र यमन में लगेगा और बिहाग में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला सवाल देखिए 49 नंबर सवाल, ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चारों में से एक भाषा में नहीं गाया जाता है। तो ध्रुपद देखिए हिंदी में गाया जाता है, ब्रज भाषा में गाया जाता है, लेकिन उर्दू में नहीं गाया जाता, ठीक है जी, आंसर बी हो गया। अगला सवाल, कहा जाता है कि खाली स्थान ने गायन की टप्पा शैली का आविष्कार किया। तो सही उत्तर हो जाएगा सोरी मियाँ, ठीक है जी, सोरी मियाँ टप्पा गायन शैली के आविष्कारक। देखिए कजरी गीत सामान्यतः को वर्णित करता है, कजरी गीत खाली स्थान को वर्णित करता है, वर्णित नहीं करता है, कह रहा है कजरी गीत सामान्यतः को वर्णित नहीं करता है। तो देखिए वर्षा को वर्णित करता है, विरह को वर्णित करता है, लेकिन भक्ति को वर्णित नहीं करता है, ठीक है जी। तो कजरी गीत जो है उत्तर प्रदेश बिहार का ये भोजपुरी का एक गायन शैली है। अगला सवाल देखिए, लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो लयकारी आप धमार में दिखाते हैं, ध्रुपद में दिखाते हैं, तो धमार हो गया आंसर, ठीक है जी, ए। बाएं तबले को क्या कहा जाता है। तो बाएं तबले को आप डग्गा भी बोलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया था। तो कौन से फकीर थे। तो मोहम्मद गौस थे। तानसेन के माता पिता को बोले थे आपको संतान हो गए, ठीक है जी। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ। तो स्वामी हरिदास का जन्म यूपी में अलीगढ़ के पास हुआ था, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 56 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, वह ताल ठुमरी गायन शैली में बजाई जाती है। कौन सी ताल ठुमरी में बजाई जाती है। तो दीपचंडी। कितने मात्राएं की होती हैं, कितने विभाग, आपको कमेंट करके बताना है। एक ताल में कितनी खाली होती हैं। तो एक ताल में 2 खाली होता है जी, एक ताल में 2 खाली, और इसमें 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होती हैं। और इसमें ताली देखिए, ताली 1, 5, 9 और 11, मतलब 4 ताली होता है। और आपको 3 और 7 पर खाली होता है, ठीक है। 3, 7 पर खाली मतलब खाली 2 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अभिनव राग मंजरी के लेखक बताइए। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। मध्य षडज से तार षडज तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो आरोह कहते हैं, ठीक है जी, चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 5, ठीक है जी, 5। कर्नाटक संगीत को दक्षिण भारतीय संगीत भी कहा जाता है। तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तो तानसेन के गुरु जी का नाम है स्वामी हरिदास, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वृंदावनी सारंग किस थाट से उत्पन्न है। तो वृंदावनी सारंग जो है काफी थाट से उत्पन्न है। गंधार निषाद कोमल लगता है। असावरी में गंधार धैवत और निषाद कोमल लगता है, ठीक है जी। वृंदावनी सारंग किस थाट से उत्पन्न है। तो काफी थाट से आप जानते हैं। अगला देखिए, दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। दक्षिण संगीत जो कर्नाटक संगीत है उसमें शुद्ध सप्तक को क्या कहते हैं। तो कनकांगी, कनकांगी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक संगीत में नहीं है। तो कर्नाटक संगीत में ताल कौन सा नहीं है। तो 7 ताल होता है, तो 9 ताल उसमें नहीं है, ठीक है। त्रिपुट है, ध्रुव ताल है। तो 9 ताल कौन कौन है आपको, सॉरी 7 ताल होता है, 7 ताल।
तो 7 ताल कौन कौन है? तो एक होता है ध्रुव ताल, उसके बाद आपको मत्स्य ताल, उसके बाद आपको रूपक हो गया, रूपक, उसके बाद आपको देखिए झंपा हो गया, झंपा हो गया, उसके बाद आप देखिए त्रिपुट हो गया, त्रिपुट हो गया, त्रिपुट, उसके बाद आटा ताल हो गया, उसके बाद आपको हो गया एक ताल। ठीक है जी, तो देख लीजिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ताल होते हैं ये, तो उसमें 9 ताल नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, दत्तिल ने किस ग्रंथ की रचना की? दत्तिल ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो दत्तिल ने दत्तिलम की रचना की है, दत्तिल ने दत्तिलम ग्रंथ की रचना की है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, यह खुले बोल की ताल है, यह खुले बोल की ताल, खुले बोल की ताल इसमें कौन है? तो धमार है। ठीक है जी, धमार। अगला सवाल देख लीजिए, 67 नंबर है, संगीत रत्नाकर में कितने काकू बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने काकू बताए गए हैं? तो काकू आपको जो है 6 प्रकार के बताए गए हैं, काकू 6 बताए गए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी खाली के लिए कौन सा चिन्ह यूज किए थे, कौन सा प्रयोग किए थे? तो प्लस, खाली के लिए प्लस, और भातखंडे जी क्रॉस का प्रयोग किए थे सम के लिए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल में आप देखिए 7 मात्राएं होती हैं, 3 3 ना धिन धिन, आप जानते हैं इसका बोल। अगला सवाल देख लीजिए, 17 नंबर सवाल है, 10 थाटों के प्रतिपादक कौन थे? तो 10 थाटों के प्रतिपादक आप जानते हैं कौन थे? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे। अगला सवाल, भातखंडे ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह बताइए। तो भातखंडे ताल लिपि पद्धति में शून्य है खाली के लिए, और आपको पलुस्कर जी में प्लस है खाली के लिए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम बताइए। पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर को क्या कहते हैं? तो फा। ठीक है जी, फा कहते हैं। लय के प्रकार बताइए। तो लय 3 प्रकार का होता है, मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, म प ध प ग म प ग म रे स्वर समूह किस राग में प्रयुक्त होता है? तो म प ध प ग म प ग म रे स्वर समूह किस राग में प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कामोद, कामोद स्वर में। ठीक है जी, कामोद राग में जो है यह स्वर समूह प्रयुक्त होता है। तो कामोद की बात करें हम, तो कामोद जो है कामोद आपको जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, और इसकी जाति संपूर्ण होती है। और बता दें कि यह रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं, रात्रि के प्रथम पहर में, फर्स्ट पहर में गाते हैं इसको, आप जान गए। और इसका पंचम जो है वादी होता है, संवादी इसका ऋषभ होता है। ठीक है जी, राग कामोद में। अगला सवाल देख लीजिए, झप ताल की दुगुन के एक आवर्तन में, देखिए झप ताल के दुगुन, दुगुन मतलब 2 मात्रा को एक में करना, तो झप ताल 10 मात्रा का होता है, और दुगुन के एक आवर्तन में मतलब 2 से भाग दीजिए तो 5 मात्राएं होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है 76 नंबर, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि, आप जानते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, कौन सी शताब्दी में संगीत रत्नाकर को लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी में। ठीक है जी, 13वीं सदी में। अगला सवाल देखिए, उस्ताद हलीम जाफर खां, उस्ताद हलीम जाफर खां किस वाद्य को बजाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सितार। ठीक है जी, सितार। कौन सा राग उत्तरांगवादी है? उत्तरांगवादी राग बताना है आपको, तो सही उत्तर क्या होगा जी? उत्तरांगवादी राग आपको बताइए। तो उत्तरांगवादी आपका राग हो जाएगा अल्हया बिलावल। ठीक है जी, अल्हया बिलावल। उत्तरांगवादी राग आपको बताना है, तो अल्हया बिलावल हो गया जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, अल्हया बिलावल की बात करें तो अल्हया बिलावल, देखिए बिलावल थाट में आप जो है बिलावल राग में आप जो है कोमल निषाद लगा देते हैं, तो उसको अल्हया बिलावल कहते हैं। और इसका बात करें अल्हया बिलावल का, तो ये आप जानते हैं बिलावल थाट से उत्पन्न है, और धैवत इसका वादी होता है, और गंधार इसका संवादी होता है। ठीक है जी, और इसको दिन के प्रथम पहर में गाते हैं, दिन के प्रथम पहर में इसको गाते हैं, और इसकी जाति जो है साडो संपूर्ण है, क्योंकि आपको मध्यम को छोड़ना पड़ता है, किसमें? आरोह में मध्यम को छोड़ना पड़ता है। ठीक है जी, तो अल्हया बिलावल की जाति साडो संपूर्ण है, दिन के प्रथम पहर में गाते हैं, धैवतवादी है, संवादी गंधार है। ठीक है जी,
अगला सवाल देखिए, गमक के कितने प्रकार हैं? तो गमक के देखिए, गमक संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आपका नौकरी बहुत जल्द लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।